बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से डिटेल में बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि जो इमरान खान ने फैसला किया है कि मुझे सिंध के अंदर पॉलिटिक्स वगैरह करनी है, तो इमरान खान के लिए कुछ प्रो टिप्स बता देता हूँ, क्योंकि सिंध को पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं यहाँ पर रहा हूँ, सिंध के अंदर ही रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा सिंध के अंदर। इनफैक्ट रूरल सिंध के अंदर भी अच्छा टाइम गुजरा है, अर्बन सिंध के अंदर भी अच्छा खासा टाइम गुजरा है, जिसकी वजह से सिंध की पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसके हवाले से मैं कुछ चीजें हैं जो डिटेल में बताना चाहता हूँ और मैं बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि सिंध का पर्सपेक्टिव क्या है। एक्चुअली में मसला यह है कि पाकिस्तान को ओवरऑल पता ही नहीं होता कि आपकी जो पेरिफेरीज होती हैं वो कैसे सोचती हैं। एक तो आपका सेंटर हो गया, सेंटर में आपका लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, थोड़ा बहुत पेशावर हो गया और फिर कराची हो गया। ये तो आपके सेंटर के शहर हो गए, यहाँ पर जो कुछ भी होता है मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हो जाता है, मीडिया के अंदर हाईलाइट भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और छोटे छोटे जो शहर है आपके, जैसे गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये पूरा का पूरा सेक्टर है, यहाँ पर मीडिया की कवरेज इतनी ज्यादा नहीं होती। आपके बलोचिस्तान के इलाके हो गए, वहां पर कवरेज ज्यादा नहीं होती। रूरल सिंध के इलाके होते हैं, वहां पर मीडिया की कवरेज नहीं होती। सो पता ही नहीं चलता एक्चुअली में मेन स्ट्रीम के अंदर के ये लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे रहना चाहते हैं। फाटा की देख लें आप मिसाल, वहां की रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं होती। सो लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस तरह से वो फेडरेशन को देख रहे हैं, पॉलिटिकल व्यूज उनके कैसे हैं, उनके मुआशी व्यूज कैसे हैं, वो आपकी मिलिट्री को कैसे देखते हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं, वो इस्लामिक आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। ये वो चीजें हैं जो मोस्टली कवर नहीं होती मीडिया के ऊपर और ना ही मीडिया डिस्कस करता है, जिसकी वजह से बड़ा एक ब्लर सा विजन होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर के। ये लोग भी पढ़े लिखे लोग होंगे, इन लोगों के अंदर भी बड़ी सोच समझ होगी। सो ये वो चीजें जो मैं इस ऑडियो लॉग के अंदर तमाम तर चीजें क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा सिंध के हवाले से। अब थोड़ा सा सिंध की डेमोग्राफी को थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। सिंध की अगर आप डेमोग्राफी देखें तो आप आमतौर पर सिंध को अर्बन और रूरल सिंध के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे आपका नवाबशाह हो गया, हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, कराची हो गया, ये वो इलाके हैं जो आपके अर्बन सिंध के अंदर आ जाते हैं, जहां पर मतलब है ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे सिंधी आपको मिलेंगे, ज्यादा कॉम्पिटेंट मिलेंगे, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज कंप्लीट की होगी, जिन्होंने पीएचडीज वगैरह भी की होंगी, जो डॉक्टर होंगे बाय प्रोफेशन या इंजीनियर होंगे या सिविल सर्वेंट्स होंगे। सो ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आपको सांगड़ हो गया, बाय द वे सांगड़ के अंदर भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और यहाँ के बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप करते हैं। मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज के, वहां पर पूरे सिंध के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर यहाँ के बच्चे लाते हैं। सो ये भी एक अलग ही तरह का माहौल है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे स्कोर्स लेते हैं। सिंध के अंदर एक मेडिकल एग्जाम्स होते हैं और एक इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। आप इंटर के बाद एफएससी पार्ट 2 के बाद आप ये एग्जाम्स देते हैं। जब ये एग्जाम्स देते हैं उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट हो जाते हैं, वरना आपको यूनिवर्सिटीज एडमिशन वगैरह नहीं देती है। सो ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ये टफ होते हैं, यहाँ पर चीटिंग वगैरह नहीं होती है, ये आपको बाय मेरिट पास करने होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद इन एग्जाम्स के थ्रू गुजर चुका हूँ। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी एफएससी अच्छी नहीं की हुई है तो आप इन एग्जाम्स को क्लेरिफाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और पॉइंट्स के ऊपर, सीटों के ऊपर कंपटीशन होता है। सो यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं आपके रूरल सिंध के, वो ज्यादा अच्छी मार्क्स लाते हैं यहाँ पर बनिस्बत कराची के बच्चों के। कराची के बच्चे जो इंटीरियर सिंध की जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहां पर उनके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आते। ये मैंने खुद डिटेल में चेक किया हुआ था, क्योंकि जो मैं अपने टाइम के ऊपर देख रहा था तब भी मैंने चेक किया हुआ था कि जो रूरल सिंध के लोग हैं ये एंट्रेंस एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से पास कर रहे थे। बहरहाल एंट्रेंस एग्जाम पास करने का मकसद ये नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, उनको मतलब बाय बुकिश फैक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा पता होते हैं, जिसकी वजह से वो एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से पास कर लेते हैं। जैसे मैं नौशहरे की बात कर लूं, नौशहरे के अंदर आपके दादू वगैरह आ जाते हैं, मोरो आ जाता है, ये वाले इलाके आ जाते हैं। सो ये वाले इलाके हैं ना, ये सबसे ज्यादा स्कोर टॉप करते हैं। ये लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं। होते गाँव वाले, मतलब इनकी जो रहायश वगैरह होती है वो गाँव के अंदर होती है, बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती, इतने दूर दूर इलाकों के अंदर रहते हैं, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर लाते हैं। सो ये भी एक आयरनी है, ये भी एक फैक्ट है। और मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स जो बनते हैं, जो पाकिस्तान का सीएसएस क्लियरिफाई करते हैं, वो भी नौशहरे से क्लियरिफाई करते हैं, सांगड़ से क्लियरिफाई करते हैं। सो यहाँ से बच्चे जो होते हैं ना, सिंध के अंदर की जो कोटा है वो यहाँ से ही बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करते हैं सीएसएस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंध के अंदर आपकी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा है वो सिंध के अंदर है। और सिंध के अंदर जो आपका कराची है, इसका मेकअप तो पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर के हिसाब से, मतलब यहाँ पर आपको पठान भी मिलेंगे, बलोच भी मिलेंगे, अफ्रीकन भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, सिंधी भी मिलेंगे, हर तरह के बंदे आपको मिलेंगे, पंजाबी कम्युनिटी हो गई, बलोच कम्युनिटी हो गई, सारे के सारे। सो इसका जो ओवरऑल लुक है ना आपका, ये एक तरह का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होता जहाँ पर सारे के सारे लोग रहते हैं, कॉस्मोपोलाइट सिटी होता है जहाँ पर हर रंग नस्ल के लोग रहते हैं। सो इसका ओवरऑल लुक ऐसा ही है। सो सिंध एक वाहिदी शहर है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा शायद इस्लामाबाद हो सकता है जहाँ पर अलग अलग नस्लों के लोग मिलकर रह रहे हो। एक कराची हो सकता है, दूसरा शायद इस्लामाबाद हो सकता है, लेकिन कराची इन एवरी सेंस बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी
सिटी है। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है सिंध की कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी भी है, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहाँ पर गांव के लोग भी हैं, गांव के लोग भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। सो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। एक्चुअली में सिंध के अंदर जो आपके रूरल एरियाज है ना, वहाँ पर लड़कियों की तालीम के हवाले से बख्तियार भुट्टो ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे है कि कुछ कॉलेजेस बनाए हुए रूरल सिंध के अंदर, वहाँ पर से बसें निकलती हैं, गाँव गाँव में जाती है, वहाँ से लड़कियों को उठाती है, फिर उनको तालीम देती है उन कॉलेजेस के अंदर, और बाद में जाकर वही बसें उन लड़कियों को अपने गांव तक भी छोड़कर आती हैं। सो यहाँ तक भी मामला गया हुआ है सिंध के अंदर। अब ये है सिंध की ओवरऑल पिक्चर, आपका सेंस क्लियर करने के लिए कि जहाँ पर पीटीआई अपनी एंट्री मारने के बारे में सोच रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीटीआई को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पीपल्स पार्टी का कंट्रोल कैसे है सिंध के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है सिंध के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बदल के रख दिया है, लेकिन काम भी किया हुआ है। पीपल्स पार्टी मोस्टली एक करप्ट पार्टी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। इन्होंने खाना पीना बहुत करना होता है, मतलब इन्होंने जो सरकारी होते हैं वो सारे के सारे अपने बंदों को दिए होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर्स को कमीशन पोस्टों के ऊपर रखे होते हैं। सो ये पीपल्स पार्टी चलाती रहती है। मतलब कोई भी कानून अगर पीपल्स पार्टी की मर्जी पूरी नहीं कर रहा तो ओवर द नाइट असेंबली के अंदर बिल पास करके उस कानून को ही बदल देते हैं, और पीपल्स पार्टी उस कानून को ऐसे बदल देती है कि वो इनको सपोर्ट कर सके। और दूसरा जो लोकल लेवल की कमीशन होती है उनके अंदर भी कुछ ले देकर बहुत सारे अपने बंदों को भर्ती करवाना, अपने कारकुनों को खुश रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देना अपने लोगों को, ये वो सारा का सारा काम पीपल्स पार्टी करती रहती है। अब कुछ ही साल पहले पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 50,000 के करीब टीचर्स भर्ती किए हुए हैं, 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हुई है टीचिंग के अंदर, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ थी जो पाकिस्तान के अंदर थी, जो पर्टिकुलरली सिंध के अंदर थी, उन सबको नौकरियां वगैरह मिल गई हैं, जिसकी वजह से वो 50,000 वोट तो इनके पक्के हो गए, क्योंकि सबके पास पैसे आ गए 45,000 50,000। सो इसकी वजह से पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा तो हो गया। तो सिंध के कुछ नौजवानों का अच्छा खासा हिस्सा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि 50,000 के करीब नौकरियां वगैरह दी है नौजवानों को। बहरहाल ये सारे के सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं और पीपल्स पार्टी से मोहब्बत वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते, ये भी एक फैक्ट है। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी का कंट्रोल कैसे? पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध की जो डेमोग्राफी है उसमें ज्यादातर हिस्सा आपकी रूरल आबादी का आ जाता है। रूरल आबादी के अलावा कुछ शहरी इलाके भी आ जाते हैं। अब शहर के अंदर जितने भी लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी ना किसी तरह से बिजनेस के थ्रू वास्ते में रहते हैं। एक ऐसा शहर का वो होता है जो कि ऑफिसर्स होते हैं, वो जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। अगर पीपल्स पार्टी का सपोर्ट नहीं होगा तो उन्हें अच्छी ट्रांसफर या पोस्टिंग वगैरह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी को खुलकर सपोर्ट करते हैं। अगर शहर का एक बड़ा ऑफिसर सपोर्ट करता है पीपल्स पार्टी को, तो आप यूं समझ लीजिए कि उसके गांव वालों भी, जो कि तकरीबन 1000 के करीब लोग होंगे, वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सो मतलब एक ऑफिसर के थ्रू वो पूरे के पूरे 1000 वोट अपने सिक्योर कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी पीपल्स पार्टी से फायदा वगैरह लेते हैं। सो पीपल्स पार्टी से फायदा वो इस सेंस में लेते हैं कि पीपल्स पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इशू करवाती है जो गवर्नमेंट के, उन कॉन्ट्रैक्ट की जो अलॉटमेंट है वो अपने अपने बंदों को करवा देती है। अब जो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर उनके हो गए तो उनके गांव वालों भी पीपल्स पार्टी के हो गए। सो इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने अर्बन क्लास को और रूरल क्लास को अपने अंदर जोड़ा हुआ है, उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने अंदर जोड़े हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पर पीटीआई को लेकर कि पीटीआई यहाँ पर मतलब इन तमाम तर सिस्टम को चैलेंज करना चाहती है। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक इकोनॉमिक नेटवर्क फैला हुआ है, जिसकी वजह से सिंध के अंदर की आबादी और सिंध के शहर की आबादी पैसे बना रही है, और पैसे बनाने के चक्कर में पीपल्स पार्टी का भी फायदा हो रहा है, उन लोगों का भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, और उनके गांव वालों का भी फायदा हो रहा है। अब इस सिस्टम को आपने तोड़ना है, और इसके ऊपर आप ऐड कर लीजिए कि पीपल्स पार्टी के भुट्टोइज्म की आइडियोलॉजी सही है गलत है, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं जिनका जहन ज्यादा काम नहीं करता, उनको वो भुट्टोइज्म की आइडियोलॉजी झूठी सही लेकिन समझ में आती है, और वो उसी के ऊपर वोट वगैरह देते हैं। सो इस पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए पीटीआई चाहती है कि मैं सिंध के अंदर कैंपेन करूं। कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग कैंपेन वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। अब पीटीआई सोच रहे कि मैं शाह महमूद कुरैशी को भेज दूंगी और शाह महमूद कुरैशी मैनेज कर लेगा। शाह महमूद कुरैशी अपनी सीट थर के अंदर जीत नहीं सका था, यहाँ पर सिंध को क्या मैनेज करेगा? और जो लोगों के साथ मिलकर ये पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह करना चाहती है, लियाकत जतोई हो गए और भी बहुत सारे पुराने पुराने नाम हो गए, पीरसा पगाड़ा हो गए, इनकी कुछ ज्यादा हैसियत नहीं है सिंध की सियासत के अंदर। हैसियत है मतलब अपने गांव तक है, अपने शहर तक है, लेकिन ये जो सिंध की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है ना, इसके अंदर पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा छाई हुई है, और इन लोगों को कोई ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। और ये अगर आगे बढ़ भी गए तो ये पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल के अंदर कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ ले देकर पीपल्स पार्टी के पास ही चले जाएंगे। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी देखेगी कि अगर इमरान खान ज्यादा खतरा बन रहा है लियाकत जतोई की वजह से, पीरसा पगाड़ा की वजह से, और बहुत सारे लोग हैं जो सिंध के गोहर हो गए उनकी वजह से, तो पीपल्स पार्टी पैसे फेंकना शुरू कर देगी इन तमाम तर बरादरियों को, और फिर वो सारे के सारे इमरान खान को धोखा देकर चले जाएंगे। सो ये वो नेटवर्क है जो पीटीआई ने तोड़ना है। अब ये नेटवर्क इतनी आसानी से टूटेगा भी नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बस की बात ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी से बड़ी बात है। और दूसरी चीज, शाह महमूद कुरैशी सिंध के अंदर कोई ज्यादा पॉपुलर वगैरह नहीं है, भली आकर देख
देख ले, ये एक छोटे मोटे जलसे कर लेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। एक्चुअली में पीटीआई को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी चाहिए और अनफॉर्चुनेटली उसके लिए उसके पास टाइम भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं बता देता हूँ कि सिंध के लोग क्या चाहते हैं। सिंध के लोग चाहते हैं अगर आप हमें पीपल्स पार्टी से आजाद करवाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के बाद कोई ना कोई तो सेटअप आएगा ना। तो वो सेटअप कौन सा होगा? क्या उस सेटअप का बड़ा हिस्सा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर होगा और लियाकत जतोई के ऊपर होगा? सो ये वो चीजें हैं जो सिंध के लोग बहुत बुरी तरह से क्वेश्चन करते हैं कि यार इन्हें हटा के फिर दूसरे चोर ही लाने, तो फिर इन्हें क्यों हटाया जाए? इनके साथ तो वैसे ही मामला चल रहे हैं और जो हमें समझ में भी आ रहा है कि सिस्टम कैसे चल रहा है, किसको पैसे देकर कैसे काम निकलवाना है, सो वो तो हम वैसे ही करवा ले रहे हैं। अब ये जो नया सिस्टम आ जाएगा फिर हमें ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से बंदे हैं, किनको पैसे देने। सो इससे बेहतर है कि पीपल्स पार्टी कंटिन्यू करे। सो इसकी वजह से पीटीआई को बड़ा ही एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी पड़ेगी, अपनी नई टीम बनानी पड़ेगी। ये लियाकत जतोई ये सारे के सारे लोग खत्म करने पड़ेंगे। पीटीआई की जो टीम है इसको लोकल वर्कर्स को उठाना पड़ेगा, लोकल वर्कर्स को पावर देना पड़ेगा और उन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक लोकल लेवल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपकी पार्टी उठेगी। बाकी जो आप ऊपर ऊपर के लोगों के साथ मिलकर हासिल करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो सिंध के अंदर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को वोट देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे सिंध के अंदर से, वो लिए थे तकरीबन 37 लाख लिए थे। मैं 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उस टाइम के ऊपर नौजवान आबादी थोड़ी कम थी सिंध के अंदर, लेकिन इसके कंपटीशन में पीटीआई ने जो वोट लिए थे वो तकरीबन 23 लाख लिए थे। आप अगर कंपैरिजन करें तो 15 लाख का डिफरेंस आता है। अच्छा, इसमें आप ऐड कर लीजिए कि बहुत ज्यादा वोट एमक्यूएम को भी गया था। सो एमक्यूएम वाला वोट भी अगर आप काट दे, जो कि एमक्यूएम की इस वक्त हालत नहीं लग रही कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं पीटीआई के सामने। सो अगर आप एमक्यूएम का वोट काट ले और पीपल्स पार्टी का आप थोड़ा वोट काट ले और आप थोड़ा ऐड कर ले के और भी नौजवान आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो वोट देना चाहते हैं, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऐड कर ले, तो पीटीआई इस बार तकरीबन 30 लाख के करीब वोट ले लेगी और हार्डली पीपल्स पार्टी 40 लाख के करीब वोट ले लेगी। और मैं यहाँ पर बता दूं कि जो लाड़काना की सीट थी वो बिलावल जरदारी ने हारी थी, लियारी की सीट भी बिलावल जरदारी ने हारी थी। सो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि पीटीआई का ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क नहीं है। पीटीआई जिन लोगों के ऊपर रिलाय कर रही है सिंध के हवाले से, वो सिंध के अंदर मशहूरी नहीं है और सिंध के लोग उनको सब्सक्राइब ही नहीं करना चाहते। सो ये वो चीजें हैं जो पीटीआई को देखनी चाहिए कि पीटीआई किस तरह से इसको हैंडल कर सकती है। दो और चीजें मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही पीटीआई सिंध के अंदर आएगी और जरदारी साहब को खतरा महसूस होगा, सिंध के अंदर उनकी ग्रिप लूज हो रही है, वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे, तो वो दो कार्ड फेंकेंगे। मैं बता देता हूँ कौन से कार्ड फेंकेंगे। एक सिंध का कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि हम सिंध अलग कर देंगे, जिसकी वजह से वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज वो इस कार्ड से ये करते हैं कि वो सिंध और मुहाजिर का जो झगड़ा है ना, जो कि पुराना हो चुका है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर लोगों को डराते हैं, सिंधी लोगों को खास तौर के ऊपर, के देखिए जी आप मुहाजिरों के पास चले जाएंगे, ये इमरान खान मुहाजिरों के साथ मिलकर सिंध के ऊपर हुकूमत कर देगा, सिंध का चीफ मिनिस्टर मुहाजिर आ जाएगा, फिर आपके हकूक खत्म हो जाएंगे, कराची सिंध से अलग हो जाएगा, सिंध के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो इस तरह से ये सिंध के लोगों को डराता है और सिंध कार्ड इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट को भी डराता है। सो ये इसकी पॉलिटिक्स है। अब ये एक हिस्सा हो गया आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स का। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि करेगा कालाबाग डैम। अब मरा हुआ इशू होगा, जिंदा होता है नहीं होता है, लेकिन फिर कहेगा कि इमरान खान कालाबाग डैम बना देगा, फिर आपके पानी कम हो जाएगा। फिर लोगों के जो यहाँ पर होते हैं थोड़े से कम अकल, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा कि इमरान खान तुम्हारे ये हक छीन लेगा, तुम्हारे ऊपर से ये चीजें छीन लेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। सो लोगों के अंदर एक तरह का सियासी डर फैलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेगी, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, कालाबाग डैम बन जाएगा, तुम्हारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सारी की सारी तबाह हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास पानी नहीं आएगा, तुम कैसे ज़राअत करोगे, तुम्हारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। सो इस तरह से लोगों को डराने की कोशिश करेगा। और मैंने देखा है कि पीटीआई के अंदर कुछ अक्ल वाले बंदे नहीं है। जब भी आसिफ जरदारी ये कार्ड फेंकता है ना, सिंधी मुहाजिर वाला कार्ड, तो पीटीआई के अंदर से भी उल्टे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते, बजाय कि पीटीआई समझे कि ये क्यों कार्ड फेंक रहा है आसिफ जरदारी इस टाइम के ऊपर, और वो मुराद अली शाह के थ्रू ये सारे के सारे कार्ड फेंकता है, सिंध कार्ड वगैरह। सो बजाय के पीटीआई वाले समझने की कोशिश करें कि ये सारे के सारे कार्ड्स कहां से आ रहे हैं और क्या मसला है और किस तरह से वो डर फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी के ट्रैप में आ जाते हैं और उल्टी सीधी स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से सिंध की आवाम के अंदर पीटीआई के लिए जो सिंपैथी होती है वो कम हो जाती है। सो ये जो पीटीआई का नेटवर्क होना चाहिए ना सिंध के अंदर, वो मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के ऊपर पीटीआई रिलाय कर रही है वो ज्यादा इफेक्टिव लोग नहीं है। तीसरी चीज, जो डर का फैक्टर है और जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है वो भी पीटीआई के पास काउंटर करने के लिए नहीं है। सो ये वो चीजें हैं जो पीटीआई को सॉल्व करनी पड़ेंगी। बाद में वो पॉलिटिक्स कर सकती है सिंध के अंदर और सिंध के अंदर इफेक्टिवली कामयाबी हो सकती है, लेकिन इन तमाम तर चीजों को करने के लिए पीटीआई के पास टाइम नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग 8 महीनों के अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मैं ये आपको बता देता हूं कि सिंध के अंदर से कम 31 लाख से ज्यादा वोट पड़ेंगे पीटीआई को, और सिंध के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी जमात पीटीआई बनकर आएगी, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, इसको
तकरीबन 41 लाख के करीब वोट बढ़ जाएगा। वो एक गवर्नमेंट तो बना लेंगे, लेकिन पीटीआई फिर भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और सबसे ज्यादा वोट पीटीआई के पास होंगे। सो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको सिंध के हवाले से बताना चाहता था। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।